हाय एवरीवन। तो आप NISM सीरीज़ 8 इक्विटी डेरिवेटिव्स का एग्ज़ाम देना चाहते हो पर टफ़ लग रहा है, तो ये मेरा वीडियो सीरीज़ है, इसे कंटिन्यू करें, मैं आपको ज़रूर पास करा दूंगा। तो ऑल द बेस्ट, कंटिन्यू करते हैं। लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट चैप्टर जो कि है बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स। तो आज हम लोग का मेन जो ऑब्जेक्टिव है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, वो क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स कैसे काम करते हैं, मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है डेरिवेटिव्स के लिए, और डेरिवेटिव्स का इंपॉर्टेंस क्या है और इसके पीछे रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व है। ठीक है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आना चाहिए कि व्हाट इज डेरिवेटिव्स। तो अगर डेफिनेशन बोले तो डेरिवेटिव्स एक ऐसा फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका वैल्यू किसी और चीज जैसे स्टॉक हो या गोल्ड हो या ऑयल हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा पे डिपेंड करता है। इस चीज को कहते हैं अंडरलाइंग एसेट। अभी एग्जांपल ऑफ अंडरलाइंग एसेट क्या है, तो अभी कमोडिटी सेक्टर में अगर देखें तो गोल्ड सिल्वर ऑयल ये अपना अंडरलाइंग हो गया। अभी स्टॉक में अगर आए तो रिलायंस का स्टॉक, आईटीसी का स्टॉक, टीसीएस का स्टॉक, जियो फाइनेंशियल्स का स्टॉक, ये सब जो है ना वो स्टॉक के डेरिवेटिव्स के अंडरलाइंग है। ठीक है। अभी फॉरेक्स में आए तो फॉरेक्स में करेंसी हो गया। अभी करेंसी में भी आईएनआर हो गया, यूएसडी हो गया, यूरो हो गया, येन हो गया, ये सब अंडरलाइंग है और उसके प्राइस के बेसिस पे डेरिवेटिव्स बना गया। तो अभी अगर मैं एकदम सिंपल एग्जांपल लूँ जो कि डेली लाइफ में आप लोगों ने कभी ये एग्जांपल जरूर सुना होगा कि मैंगो सीजन आया और आम का बुकिंग जो है ना वो एडवांस में ही चालू हो गया। तो आपने आम एक के लिए मतलब मान लेते हैं 1 केजी आम आपने 100 रुपये में बुक कर लिया, लेकिन डिलीवरी कब था, अभी मैंगो सीजन आया नहीं है लेकिन डिलीवरी जून में है। ठीक है। तो अब जून में आम का रेट 150 किलो हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो रेट था वो 100 रुपये पे फिक्स हो गया है, वो रेट लॉक हो गया है उस डेट के लिए। ठीक है। अभी चलते हैं हिस्ट्री के ऊपर। तो डेरिवेटिव्स का हिस्ट्री क्या है। तो बहुत सारे डेट्स है, आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में, वहाँ पे आप डेट्स पढ़िएगा। लेकिन जो मेजर डेट्स है ना वो मैं आज डिस्कस करता हूँ आपसे। तो सबसे पहले जो है ना डेरिवेटिव स्टार्ट हुआ था 1600s में। अभी वहाँ क्या हुआ था, तो जापान में राइस फ्यूचर का ट्रेडिंग चालू हो गया। ठीक है। फिर 1973 में यूएस मार्केट में स्टॉक के ऑप्शंस ट्रेड होने चालू हो गए थे। और अपने इंडिया में कब चालू हुआ, अपने इंडिया में ईयर 2000 में चालू हुआ, वो भी इंडेक्स के फ्यूचर्स इंट्रोड्यूस हुए थे, लेकिन यूएस में 1973 में ही चालू हो गया था। ये डेट याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। और 1630s में एक केस आया था, बबल जैसे होता है ना, डॉट कॉम बबल हो गया। तो एक एक बबल बना था, टुलिप मेनिया बबल। ठीक है। वहाँ पे टुलिप के बल्ब होते थे, उसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होना चालू हो गया था। तो उसमें बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन हुआ और एक बार प्राइस क्रैश हो गया। तो वो एक डेट भी याद रखिएगा, और वो एक बबल मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो ऐसे ऐसे ये हिस्ट्री था डेरिवेटिव्स का। अभी इंडिया में तो अपने को डेरिवेटिव्स रिसेंटली आए हैं। तो 1996 में सेबी जो है वो एलसी गुप्ता कमेटी बनाता है। अभी एलसी गुप्ता कमेटी बनने के बाद यहाँ पे प्रॉपर रूल बनाए गए, रेगुलेशन बनाए गए, ताकि सेफ एंड सिक्योर ट्रेडिंग चालू किया जा सके। ठीक है। चालू कब हुआ, तो ईयर 2000 में निफ्टी के फ्यूचर्स ट्रेड लॉन्च किए गए, और 2001 में ऑप्शंस, निफ्टी के ऑप्शंस और स्टॉक के फ्यूचर्स चालू हो गए। ठीक है। अभी आते हैं डेरिवेटिव्स के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है। तो फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस एंड स्वैप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये आप ध्यान से सुनिएगा कि चारों में फ़र्क क्या है, यूज़ क्या है चारों का। ठीक है। तो जो फॉरवर्ड्स होते हैं ना, वो एक सीधा एग्रीमेंट है दो लोगों के बीच, आप और मैं। अब हम दोनों मिलकर ही डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में एक स्पेसिफिक डेट पे हम किसी चीज़ के एक स्पेसिफिक प्राइस पे खरीदेंगे या बेचेंगे। ठीक है। तो अभी कोई चीज़ है, अभी फॉर एग्जांपल मैंगो ही लेते हैं। तो हम दोनों डिसाइड कर लिए कि फ्यूचर में इस डेट को हम लोग मैंगो खरीदेंगे, जून में खरीदेंगे, 100 किलो आम खरीदेंगे, लेकिन उस आम का रेट रहेगा 50 रुपये। ठीक है। तो अभी आम जून में 50 रुपये हो या 200 रुपये हो, हम दोनों का डील हो चुका है। अभी मैं आपसे अगर आम खरीद रहा हूँ तो मैं 50 रुपये में ही खरीदूंगा, मार्केट का रेट कुछ भी हो। ठीक है। तो ये जो एग्रीमेंट है ना, इसमें ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने और आपने एक वादा किया। ठीक है। यहाँ पे जो एग्रीमेंट है ये पर्सनलाइज्ड है। अभी मैं अगर 100 किलो आम की जगह मैं बोलता मैं मेरे को 150 किलो आम चाहिए, तो भी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता था। तो ये पर्सनलाइज्ड होता है, दो पार्टी के बीच का पर्सनलाइज्ड ट्रेडिंग हो गया यहाँ पे, एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। और ये कोई एक्सचेंज भी नहीं होता, ये ओवर द काउंटर होता है। तो इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और यहाँ पे प्राइस डिस्कवरी भी नहीं है। ठीक है।
तो अभी जो मेरा और आपका जो प्राइस का एग्रीमेंट हुआ है, वो किसी तीसरे को पता नहीं है कि किस प्राइस पे एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है? तो ये एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अभी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में अगर आए, तो सेम ही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे ना एक्सचेंज आ जाता है बीच में, ठीक है? तो अभी जैसे एनएससी हो गया या बीएससी हो गया या एमसीएक्स हो गया, तो अपने को अभी एनएससी या बीएससी पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे ना एक स्टैंडर्ड रूल बन गया कि क्वांटिटी कितना होना चाहिए, एक एक लॉट में कितना क्वांटिटी होना चाहिए। तो एक्सचेंज ने बोला 100 क्वांटिटी तो 100 क्वांटिटी, ठीक है? डेट भी स्टैंडर्ड बन गया कि भाई सबके लिए सेम ही डेट रहेगा, सबके लिए सेम ही क्वांटिटी रहेगा, ठीक है? अभी सेम एग्जांपल अगर मैं मतलब एग्जांपल अगर तू चलिए शुगर का एग्जांपल ले तो अभी मेरे और आपके बीच में डील होगा लेकिन आपस में डील नहीं होने वाला। अभी मैं मेरे को अगर शुगर बाय करना है, मैं एक्सचेंज में जाऊँगा, मेरे को डेट दिखेगा वहाँ पे कि हाँ, अगस्त में मेरे को शुगर चाहिए 29 अगस्त को और 10 किलो चाहिए। तो मैं एक वेबसाइट पे जाऊँगा, मैं खरीदूँगा 10 किलो शुगर एट 29 अगस्त मेरे को खरीदना है। उसी तरह कोई सामने वाला को बेचना होगा तो वो बेचने का ऑर्डर डालेगा, मेरे को खरीदना होगा तो खरीदने का ऑर्डर डालेगा। मोस्टली यहाँ पे शुगर्स नहीं एग्ज़ाम्पल सूटेबल है। लेकिन अगर मैं शेयर्स बोलूँ रिलायंस, मुझे रिलायंस का शेयर आज नहीं चाहिए, मुझे 29 अगस्त को चाहिए। तो और आपको क्या है, आपको 29 अगस्त को बेचना है रिलायंस, लेकिन आज नहीं बेचना। तो हम दोनों का एग्रीमेंट हो गया, लेकिन डायरेक्ट नहीं हुआ, एक्सचेंज के थ्रू हुआ, ठीक है? और हम दोनों को ये भी नहीं पता है कि आपका और मेरे बीच में एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है? और आपको डिलीवरी देना ही पड़ेगा और मुझे डिलीवरी लेना ही पड़ेगा, ये ऑब्लिगेशन पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर्स में ऑब्लिगेशन दोनों के ऊपर रहता है, याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है? एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है? कंपल्सरी डिलीवरी है, मेरे को लेना ही पड़ेगा और आपको बेचना ही पड़ेगा, ठीक है? देना ही पड़ेगा, ठीक है? प्राइस जितना भी जाए मेरे अगर मैं अभी देखिए कोई भी फ्यूचर हो, फॉरवर्ड हो, ऑप्शंस हो, कोई भी डेरिवेटिव्स हो, अगर कोई इंसान खरीद रहा है ना फ्यूचर, तो वो सोच रहा है कि आगे वाले दिन आने वाले दिन जो आएँगे, उसमें वो प्राइस बढ़ने वाला है, तो मैं सस्ते में खरीदना चाहता हूँ, ठीक है? लेकिन जो सेलर है ना, उसको लग रहा है कि आने वाले दिन में प्राइस गिरने वाला है, तो वो अभी महँगे में बेच देता है। तभी वो दोनों के बीच का प्रॉफ़िट बना पाता है, ठीक है? तो ये मतलब एक ट्रेडिंग मेंटालिटी होता है, ऐसे ही मार्केट काम करता है। तो मैंने आपको बता दिया ये मतलब एग्ज़ाम्पल ये अच्छे से समझिएगा, एग्ज़ाम में ये ज़रूर आएगा कि क्या होता है। अभी ऑप्शंस में आते हैं, ऑप्शंस में भी ऑप्शंस भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है? इसमें राइट देते हैं लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं, ठीक है? मतलब आपको अधिकार है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बना के रखना है। लेकिन मजबूरी नहीं है, आपको मजबूर नहीं किया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट को करना ही करना है, डिलीवरी लेना ही लेना है या डिलीवरी देना ही देना है, ठीक है? अभी ना यहाँ पे ना 2 चीज़ आते हैं, कॉल या पुट, ठीक है? अभी जो कॉल है ना, कॉल वाले जो लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं कि वो उनका मोटिव ये कॉल जो खरीदते हैं ना, उसका व्यू यही रहता है कि आने वाले दिन प्राइस बढ़ने वाला है, तो मैं आने वाले दिन में वो मेरे को अधिकार है मैं खरीदूँगा, लेकिन मेरे पे ऑब्लिगेशन नहीं है कि मुझे खरीदना ही है, ठीक है? अब पुट वाले जो लोग होते हैं ना, पुट वाले लोग का मानना होता है कि प्राइस गिरने वाला है। पुट जो खरीदते हैं, उनका उनका माइंड में यही रहता है कि प्राइस गिरने वाला है, ठीक है? लेकिन उनके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं रहता, दबाव नहीं रहता कि तुमको बेचना ही पड़ेगा, ठीक है? वो पुट वाले लोग का ये मानना रहता है कि वो लोग बेचेंगे लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है उनके ऊपर। हाँ, लेकिन इसमें एक कैच है, अगर आपने कॉल बेचा है या पुट बेचा है, तो आपको डिलीवरी देना पड़ सकता है, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, आपके ऊपर दबाव है। तब अगर जो बायर है ना, वो बोले मेरे को चाहिए, तो ही आपको देना है। अगर वो बायर मना कर दे, बैकआउट कर दे, तो आपको देने का ज़रूरत नहीं है। तो ये फ़र्क है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, ठीक है? अभी स्वैप्स तो सिंपल है, ज़्यादा ट्रेड नहीं होते ये अपने एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। लेकिन मैं अगर सिंपल में बताऊँ, तो आपने लोन लिया है और मैंने भी लोन लिया है। मैंने फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे लोन लिया है और आपने फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे लोन लिया है। तो अभी कुछ टाइम बाद मेरे को लगता है कि नहीं, अभी मेरे को ना फ्लोटिंग नहीं, मेरे को फिक्स वाला चाहिए, जो मतलब अपोज़िट वाला है और आपको लगता है कि मेरा वाला इंटरेस्ट आपको ज़्यादा सूटेबल लगा। तो हम लोग ना एक्सचेंज कर लेते हैं आपस का इंटरेस्ट, ठीक है? इसमें मोस्टली कैश फ्लो को बदलना बोलते हैं, ठीक है? अभी करेंसी का भी हो सकता है और अ, अभी इसका एग्ज़ाम्पल लें तो एक बैंक ने आपको वेरिएबल बताते हुए इंटरेस्ट रेट पे मतलब वेरिएबल इंटरेस्ट रेट लोन दिया है और आप फिक्स इंटरेस्ट रेट चाहते हो, तो आप किसी और पार्टी के साथ स्वैप कर सकते हो, जहाँ आप वेरिएबल इंटरेस्ट रेट दोगे और वो आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देगा, ठीक है? अभी मैं फिर से अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में बार-बार फ़ोकस कर रहा हूँ, फ्यूचर एंड ऑप्शन का मेन डिफरेंस। तो फ्यूचर में ऑब्लिगेशन होता है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा, चाहे प्रॉफ़िट हो या लॉस, ठीक है? लेकिन ऑप्शन में अधिकार होता है, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। अगर फ़ायदा हुआ तो करो, वरना छोड़ दो। तो आपका लॉस सिर्फ़ प्रीमियम तक है,
अभी प्रीमियम मैंने बताया नहीं, प्रीमियम, हाँ, ये प्रीमियम भी इम्पोर्टेंट है। जो कॉल और पुट होते हैं ना, अभी जैसे देखिए, नॉर्मल आपने पूरा स्टॉक खरीदा, तो आपको पूरा पैसा देना पड़ता है, ठीक है? लेकिन अगर जब आप फ्यूचर एंड ऑप्शन खरीदोगे ना, तो आपको मार्जिन देना पड़ेगा, ठीक है? तो आपने अगर फ्यूचर खरीदा है, तो आप मार्जिन पे करोगे, ठीक है? लेकिन जब आप ऑप्शन खरीदोगे ना, तो आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, जो कि मार्जिन से भी कम है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्टॉक खरीद रहे हो, एक एक लॉट पूरा, तो उसके लिए 20 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर फ्यूचर खरीद रहे हो, तो उसके लिए 1 लाख रुपए पे करना। लेकिन अगर ऑप्शन खरीद रहे हो, तो उसके लिए 5,000 रुपए पे करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है ना, ऑप्शन में क्या है ना कि फ्यूचर में तो अब फिक्स है कि भाई लेना ही पड़ेगा डिलीवरी। लेकिन ऑप्शन में क्या है कि मेरे को मन नहीं है, तो मेरा जो 5,000 का जो नुकसान है ना, मैं भर लूँगा, मेरे को चलेगा, लेकिन मेरे को नहीं चाहिए। तो सिर्फ़ इतना ही लॉस है, जो प्रीमियम है ना, वही मेरा लॉस है, ठीक है? लेकिन हाँ, ऑप्शन में भी मार्जिन लगता है। अगर आपने ऑप्शन बेचा है ना, तो आपको मार्जिन पे करना पड़ेगा। जो स्पैन एंड एक्सपोज़र होता है, वो आगे चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। लेकिन उसमें भी मार्जिन होता है, ठीक है? अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी मार्केट में पार्टिसिपेंट कौन-कौन लोग करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है? तो 3 तरीके के लोग होते हैं। एक हेजर्स हो गए, एक स्पेकुलेटर्स हो गए और एक आर्बिट्राजर्स हो गए। अभी हेजर्स क्या करते हैं, तो हेजर्स अपने प्राइस प्राइस का जो रिस्क है ना, उसको बचाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फार्मर ने व्हीट का प्राइस फ्यूचर में फिक्स कर लिया है, तो उसको अभी रिस्क लेने का मतलब वो उसने रिस्क मतलब वो पहले ही इससे फिक्स कर लिया रेट, अभी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, ठीक है? तो ये हेजर हो गए। स्पेकुलेटर क्या है? तो इसको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस से मतलब है, वो प्रॉफिट कमाने के लिए ही ट्रेड करते हैं, ठीक है? अभी स्पेकुलेटर सिंपल वो सोचता है कि रिलायंस का स्टॉक है, वो भाई बढ़ने वाला है, तो खरीद लो यार। और अगर वो सोचेगा कि गिरने वाला है, तो बेच देता है। तो इसका मेन मोटिव स्पेकुलेटर्स का यही है। अभी जो आर्बिट्राजर्स है ना, वो 2 अलग-अलग एक्सचेंज का या 2 अलग-अलग सेगमेंट का प्राइस का जो गैप है ना, उससे पैसा कमाते हैं, ठीक है? तो अभी एग्ज़ाम्पल, सबसे सिंपल एग्ज़ाम्पल, एनएसई में अगर कोई स्टॉक ₹100 में चल रहा है, ठीक है? तो वो खरीद लेगा। और बीएसई में वो सेम स्टॉक ₹101 का चल रहा है, तो वो बेच देगा। तो वो एक जगह से खरीदा, एक जगह से बेच दिया। अभी वो जो ₹1 का गैप है ना, वो कमा लिया। तो ये है मेन डिफरेंस। अगर इस तीनों चीज़ को मैं अगर सिम्प्लीफाई कर दूँ, तो हेजर्स वो होते हैं जो रिस्क से बचना चाहता है। स्पेकुलेटर्स वो होते हैं जो रिस्क लेने स ल मतलब स्पेकुलेटर्स वो होते हैं जो रिस्क लेके पैसा बनाना चाहता है। और आर्बिट्राजर्स वो होते हैं जो प्राइस डिफरेंस देख के स्मार्ट ट्रेड करता है, ठीक है? नेक्स्ट अगर देखें तो मार्केट में, डेरिवेटिव मार्केट में किस-किस टाइप के ट्रेड होते हैं, ठीक है? तो 2 तरीके के होते हैं, एक एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं और एक ओटीसी ओवर द काउंटर ट्रेड होते हैं। अभी जो अपना स्टैंडर्डाइज्ड और सेफ और रेगुलेटेड ट्रांसपेरेंट ये जो ट्रेड होते हैं ना, जो जैसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, ये एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। लेकिन जो अपना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था, वो 2 पार्टी के बीच का एग्रीमेंट था। स्वैप्स था, वो भी 2 पार्टी के बीच का एग्रीमेंट था, तो वो ओवर द काउंटर ट्रेड होते हैं, उसमें एक्सचेंज नहीं आता। तो अभी एकदम एकदम देसी भाषा में अगर बोलूँ, तो एक्सचेंज ट्रेडेड मतलब बिग बाज़ार। अगर बिग बाज़ार जाएँगे या रिलायंस रिटेल जाएँगे, तो वहाँ पे सबके लिए रेट फिक्स है, ठीक है? लेकिन ओटीसी मतलब कि अगर आपने लोकल किराना स्टोर पे गए, ठीक है? तो अब आपका और कि दुकानदार का थोड़ा अच्छा रिश्ता है या कुछ भी, तो आपका रेट ना थोड़ा अलग हो सकता है दूसरों से, ठीक है? तो ये ओवर द काउंटर हो गया। अभी आते हैं इम्पोर्टेंस। अभी डेरिवेटिव्स का इम्पोर्टेंस क्या-क्या है, क्यों ज़रूरी है ये? तो यहाँ पे प्राइस जो है वो फिक्स हो सकता है, रिस्क से बचने के लिए, ठीक है? ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाता है, लो मार्जिन पे करना पड़ता है। मार्केट में प्राइस डिस्कवरी बहुत बेटर हो जाती है, लोगों को पता चल जाता है कि क्या प्राइस चल रहा है, क्या लोगों का सेंटिमेंट्स है, ठीक? और इकोनॉमिक सेंटिमेंट से भी पता चल जाता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो आपको अगर लगता है कि गोल्ड महँगा होने वाला है, तो आप आज ही प्राइस लॉक कर लो। फ्यूचर में प्रॉफ़िट या प्रोटेक्शन दोनों पॉसिबल है ना। अगर आपने आज ही खरीद लिया, तो या तो आप हेजर बन के रिस्क हेज कर लो, प्रॉफ़िट प्राइस डिफरेंस हेज कर लो। अगर आपको स्पेकुलेटर बनना है, तो आप स्पेकुलेट कर लो कि हाँ भाई, गोल्ड बढ़ने वाला है, तो मैं खरीद लेता हूँ आज ही। मतलब आज मैंने मार्जिन लेके लॉक कर लेता हूँ प्राइस को, ठीक है। अभी आते हैं रिस्क। क्या-क्या रिस्क होते हैं डेरिवेटिव्स में? तो सबसे बड़ा रिस्क होता है मार्केट रिस्क। अभी मैंने सोचा कि भाई ₹100 वाला जो चीज़ है ना, वो ₹200 होने वाला है। लेकिन जो मैंने सोचा था ना, वो बिल्कुल उल्टा हो गया। प्राइस मेरे गलत डायरेक्शन में चला गया। तो ये एक मार्केट रिस्क है। याद रखिएगा ये मार्केट रिस्क क्या होता है। एग्ज़ाम्पल, लिक्विडिटी रिस्क। अभी मैंने खरीद तो लिया है, लेकिन मैं बेच ही नहीं पा रहा हूँ वापस, या फिर मैंने बेचा तो है लेकिन मैं खरीद ही नहीं पा रहा हूँ। मैं एग्ज़िट ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने खरीद लिया, अब मेरे मेरे को बीच में निकलना है, डेट से पहले निकलना है, एक्सपायरी से पहले। तो मैं निकल नहीं पा रहा, क्योंकि दूसरे खरीदने बेचने वाले लोग ही नहीं है मार्केट में, मैं अकेला बंदा हूँ। तो ये एक लिक्विडिटी रिस्क हो गया।
अभी काउंटर पार्टी रिस्क है, जो कि अभी मान लेते हैं पैसा लेके भाग गया वो, ये ओटीसी में होता है, मतलब एक्सचेंज वाले पे नहीं होता, एक्सचेंज ट्रेडेड पे। लेकिन ये ओटीसी का एग्जांपल है कि काउंटर पार्टी रिस्क हो सकता है वहाँ पे। फिर एक होता है लीगल रिस्क, जहाँ पे वही है, कोर्ट वगैरह का मामला वो बन गया, कुछ गलत जो कॉन्ट्रैक्ट में जो एग्रीमेंट बना है वो अच्छे तरीके से नहीं बना है, तो वहाँ पे लीगल रिस्क आ जाएगा। अभी ऑपरेशनल रिस्क में, अभी जैसे आपने ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन सिस्टम में एरर आ गया या इंटरनेट चला गया, तो ये सब जो है ना आपका ऑपरेशनल रिस्क है। ठीक है, अभी ये जो ऑपरेशनल रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये हम लोग आगे अगर ट्रेडिंग करने वाले हैं, अगर कोई बंदा यहाँ पे जो जो ये सीख रहा है, तो इसको ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं उससे पहले ना कुछ वर्ड्स है जो आप नोट डाउन कर लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 के हिसाब से अंडरलाइंग एसेट क्या होता है? तो अगर मैं फिर से रिपीट करूँ तो अंडरलाइंग एसेट मतलब स्टॉक हो गया, फ्यूचर में मतलब स्टॉक हो गया, या कमोडिटी में जाए तो गोल्ड, सिल्वर, ये हो गया। फिर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया है, ऑप्शंस, हेजिंग, स्पेकुलेशन, एक्सचेंज वर्सेस ओटीसी, काउंटर पार्टी रिस्क, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये याद रखिएगा, इसके बारे में सब कुछ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इस क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं अगर गलत होगा तो मैं उसे सही कर दूंगा। और अ, अगर एक दो क्वेश्चन अगर डिस्कस करूँ मैं, तो ये वीडियो पॉज कर लीजिएगा अगर आंसर डाल रहे हैं कमेंट में। तो डेरिवेटिव्स का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, तो डेरिवेटिव्स का वैल्यू अंडरलाइन पे डिपेंड करता है, सिंपल आंसर। फिर फार्मर्स किस टाइप के पार्टिसिपेंट होते हैं? हेजर्स होते हैं या स्पेकुलेटर्स होते हैं? तो ये आप कमेंट में डालिएगा, मैं बता दे रहा हूँ अभी। फार्मर्स जो होते हैं वो हेजर्स होते हैं, ठीक है। अभी एक्सचेंज ट्रेडेड और ओटीसी मार्केट में क्या फ़र्क है, वो भी मैंने बता दिया। स्टैंडर्डाइज़ होते हैं और वो 2 पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो वो स्टैंडर्ड नहीं हुआ। फिर रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल में कोई आप कोई ना एक एग्ज़ाम्पल दीजिएगा रियल लाइफ़, जहाँ पे 2 पार्टी के बीच में प्राइस फिक्स हो रहा हो, ठीक है? ताकि बाकी लोग भी एग्ज़ाम्पल पढ़ें और समझें, ठीक है? तो होपफुली आपको चैप्टर 1 अच्छा लगा होगा, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और चैप्टर 2 के लिए बने रहें। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रहा हूँ गूगल गूगल डॉक्यूमेंट का, जहाँ पे मैंने चैप्टर 1 का जो पॉइंट्स है ना, मेजर मेजर, वो मैंने वहाँ डाल दिया है। आप उसे पढ़िए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।